चलो गाइस, मैं हूँ देव। आप देख रहे थे वो मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। इसको हम फुल डिटेल में आज पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो फिर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. जो हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, और हमारे आसपास वो भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आँखों से देख नहीं पाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे तो हमें बता रखा है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बताया है। अब सबसे पहले हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो हर बात में एक चीज़ आती है कि वो कितने प्रकार के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें जो दिया है। सबसे पहला बैक्टीरिया, सेकंड पे है फंगी, थर्ड पे है प्रोटोजोआ एंड आप लास्ट पे है एल्गी। तो ये 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस भी है, वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है। जो ये वायरस दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, पर हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं काउंट करते क्योंकि ये अलग चीज़ है। जब ये कहीं पे बाहर किसी सेल से बाहर मिलेगा आपको, तो ये डेड होगा, लेकिन जैसे ही ये सेल के अंदर जाएगा तो ये जिंदा हो जाएगा। तो पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चाहे डेड हो चाहे वो हर टाइम लाइव रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आता है अब अगला टॉपिक कि यहाँ पे अब जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लेते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं वो हमें जानना होता है, तो फिर वो हम बता रहे हैं आपको। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं उस सब के, तो हमें ये भी जानना होगा कि वो कहाँ रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो सबसे पहली बात भैया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। वो कहीं पे भी रह सकते हैं, चाहे वो जितनी भी गर्म से गर्म जगह हो, ठंडी से ठंडी जगह हो, या फिर कोई से टाइप का भी इन्वायरमेंट हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह सकते हैं। तो फिर इतनी बात समझ में आ गई। और एक और बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी होते हैं, और मतलब यूनिसेलुलर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो अब हमने जब बात कर ली वो कहाँ रहते हैं, तो हम बात करेंगे कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, सबसे पहले आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। तो फिर बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों के कामों में मदद करते हैं हमें। जैसे कि दही बनाने में, कर्ड, फिर ब्रेड बनाने में, और केक बनाने में भी काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ
अल्कोहल सिंस एजेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्कोहल मतलब दारू उसके प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं। ये समझ में आ गया है। अब आता है दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अल्कोहल बनाने में यूज़ आते हैं और इसमें अगला इसका यूज़ है कि इन्वायरमेंट का साफ़ करने में भी ये यूज़ आते हैं। जैसे कि अगर किसी भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट का छिलका आप ज़मीन में रख दो या फिर ज़मीन में गाड़ दो, उसके बाद आप कुछ दिनों बाद देखोगे वो सड़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे 1 महीने या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा या फिर कम टाइम में वो वहाँ से गायब भी हो जाएगा। तो किसकी मदद से होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है ऐसा। इतनी समझ में आ गया। उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी काम आते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे खेत में आपने कुछ उगाया, उसके बाद वो उगता क्यों है? क्योंकि सॉइल में फर्टिलिटी होती है और अलग से और भी चीज़ें होती हैं। और जब सॉइल की फर्टिलिटी ही चली जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी तो फिर वो जो आप उगाओगे ना मिट्टी में वो उगेगा ही नहीं। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी में बढ़ाने के लिए वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने ऊपर बात की थी कि ये दही और ब्रेड और केक बनाने में काम आते हैं। अब वो कैसे काम आएंगे? तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर मारना। और अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं कि कर्ड बनाने में और ब्रेड बनाने में कैसे ये इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कर्ड कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि इस पूरी लाइन का मतलब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है। ये पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि दूध से दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है। वो कैसे? जब हम दूध में दही थोड़ा डालते हैं तो फिर वो दही पूरा जितना भी दूध होता है वो भी दही बन जाता है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। तो फिर वो कैसे बनता है? तो दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब उस बैक्टीरिया से क्या होता है? अब वो बैक्टीरिया जाता है किसी दूध में और उस दूध को जल्दी उसमें रेस्पिरेशन करता है और उस दूध को फाड़ देता है और उस दूध को बना देता है कर्ड में। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि चीज़, पिकल्स मीन्स अचार एंड मैनी अदर फूड आइटम्स में कैसे काम आता है। तो फिर जैसे कि हम बात करते हैं इडली, डोसा, ये सब बहुत फूला होता है। तो इसमें क्या ऐसा पड़ता है जिससे ये इतना फूल जाता है? तो आप यहाँ पे पढ़ोगे यहाँ पे ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या है? ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये काम इसलिए आता है क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे लिया एक ब्रेड लिया छोटा सा, मतलब कोई सा भी, जैसे ले लिया आपने ये मैदा लिया इतना। अब इसमें जब ईस्ट मिलाओगे और पानी मिलाओगे तो फिर कुछ टाइम बाद ये इतने से मैदे से इतना मैदा हो जाएगा। मतलब ये इसकी क्वांटिटी बढ़ाने में, वॉल्यूम बढ़ाने में ईस्ट मदद करता है, जिससे इडली, बर्गर ये सब फूले नज़र आते हैं और फूले रहते हैं। मतलब ईस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ईस्ट से होता क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है ईस्ट से कि वो इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा चीज़ बना देता है। तो ईस्ट में होता क्या है कि वो जो अपना वो जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी छोड़ता है।
रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी करता है, जिसकी वजह से जो फ्लोर होता है उसमें ज़्यादा वो फूल जाता है। तो फिर इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो आ गई है समझ में इतनी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो फिर आप अगला यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मेरे ख्याल से पूरे तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं आपको बताऊँगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे लिए पैसों के मामले में फ़ायदेमंद हैं कि नहीं। तो हाँ गाइस, पैसों में मतलब पैसा कमाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ आते हैं। तो फिर आप भी बताते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है। अब ये पैसों के मामले में कैसे यूज़ होते हैं। अब जब भी आप सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ होता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में, या फिर वाइन, या फिर एसेटिक एसिड जो कि विनेगर होता है। अब इन कमर्शियल, जैसे कि कमर्शियल वाले मेथड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें कमर्शियल वाले मेथड में आपको सबसे ज़्यादा ईस्ट का यूज़ दिखेगा। मतलब अल्कोहल बनाने में ईस्ट की मदद चाहिए होती है, जिससे कि अल्कोहल या फिर वाइन बनता है। अब वो कैसे बनता है तो फिर वो भी बताएंगे। कमर्शियल यूज़ जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम जूस बनाते हो, और भी अदर, जैसे कि मैंने अभी बताया था बर्गर वर्गर, ये सब बना के जब बेचोगे तो इससे भी कमर्शियल यूज़ है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब हम बताते हैं कि इसमें ईस्ट कैसे यूज़ करता काम आता है। तो फिर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुइस पास्चर। मैं आपको ये अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये हैं साइंटिस्ट हमारे वहाँ, ये रहे इनका नाम, एक मिनट अच्छे से ये नाम है इनका लुइस पास्चर। इन्होंने फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था। फर्मेंटेशन अब क्या होता है आप पूछोगे। तो फिर शुगर जानते हो, चीनी को अल्कोहल में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। आप चीनी को शुगर में कैसे बदलोगे, तो फिर ईस्ट की मदद से। आप कुछ चीनी लेना, थोड़ा पानी ले लेना और उसमें ईस्ट मिला देना, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो फिर वो अल्कोहल बन जाएगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिनल यूज़ भी में आता है, मतलब कि मेडिसिन्स में भी यूज़ आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये एक टाइप से, जैसे आप पैरासीटामोल कहते हो, ये सब एंटीबायोटिक्स है। मतलब ये एक मेडिसिन्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने में। अब आगे पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत सारी डिजीज़ेस भी होती है, तो फिर उन सब से एंटीबायोटिक्स मदद करती है। तो फिर एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारी तरीके की होती हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरिया से होता है या फिर फंजाई से होता है। तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर मारना और पढ़ाई पे ध्यान लगाना। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो हम आगे चैप्टर की वीडियो लाएंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे, तो उसको भी अच्छे से आप समझ जाना। इसका आगे का भी बताऊँगा। इसके बाद इतना समझ गए एंटीबायोटिक्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्होंने प्रिपेयर की थी। इन्होंने 1929 में प्रिपेयर की थी एक पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। तो समझ गए हो, जो कि हमें यहाँ पे लिखा है, वॉज वर्किंग ऑन अ culture of disease causing bacteria suddenly found the spores of a little green mold in one of his culture plates। ये आप बुक में पढ़ लेना। उसके बाद
तो ये पेज ख़त्म करवा देते हैं, फिर उसके बाद आज की वीडियो एंड करते हैं। तो फिर उसके बाद आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने एंटीबायोटिक्स में पढ़ा है, तो फिर ये एक वैक्सीन नाम की चीज़ होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज, फिर इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस, उसके बाद लिखना बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन। तो इस वीडियो का जवाब, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सबका जवाब चेक करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जवाब दूंगा, मतलब मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है, मतलब डिफरेंस क्या है। तो फिर अब वैक्सीन की बात, तो व्हेन आर डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। आपने छठी या फिर 7वीं क्लास में पढ़ा होगा WBC नाम की चीज़ के बारे में। WBC क्या होता है कि आपने उसमें चैप्टर में पढ़ा होगा कि WBC फाइट करता है जम्स से, जो कि बाहर से जम्स आते हैं उनसे फाइट करता है। तो मैं आपको बता दूं WBC फाइट नहीं करता, यहाँ पे हमें पढ़ेंगे। यहाँ पे वैक्सीन में क्या होता है कि जब कोई डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली अपने बॉडी के अंदर आती है, तो फिर अपनी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। अब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कौन करती है? अपनी बॉडी के अंदर WBC एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ताकि वो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ से फाइट करे और हमारे शरीर को बचाए। उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम एक पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम एक वैक्सीन डिस्कवर की थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, थोड़े थोड़े आपके शरीर पे दाने आ जाते थे। तो फिर इसकी वैक्सीन इन्होंने 1798 में डिस्कवर की थी। ओके।